1813 के चार्टर एक्ट तक हो गया था, है ना अपना, कि 1813 के चार्टर द्वारा क्या क्या रिफॉर्म किए गए। ये डिस्कस हो रहा था। अपने यहाँ क्या है कि अपन को अपने यहाँ लेट अगर नहीं पहुँचते अपन तो अपन को अच्छा नहीं लगता, अपन टाइम से नहीं पहुँचते। जैसे टाइम अपने 8 बजे का है तो अपन को 8 बजे आना है, तब तो सही रहेगा। 1818 के चार्टर अधिनियम तक हो गया था अपना। 1818 के चार्टर तक अपन पहुंच गए थे। देखो एक स्टूडेंट है हमारे कॉन्टैक्ट में ही है, देखो सिलेक्शन ऐसे नहीं होता कि अपन ने इकट्ठा पढ़ लिया 2 महीने 4 महीने 6 महीने। सिलेक्शन होता है कि कंटिन्यू पढ़ें लगातार, चाहे वो 1 साल हो चाहे 2 साल हो। एक स्टूडेंट है ब्रजपाल यादव नाम का, उसका यूपी पुलिस में हुआ है, वो 2-2.5 साल से पढ़ रहा है कंटिन्यू। बैच पढ़ने के बाद फिर अपने वही लाइब्रेरी रिवीजन वगैरह ये सब किया, अभी उसका मेडिकल वगैरह ये सब कुछ फाइनल हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन तो होते हैं, बस क्या है कि कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ लगातार, चाहे 1 साल हो जाए चाहे 2 साल हो जाए, डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ते रहो डेली, ये है। ठीक है, उसकी बहन भी पुलिस में है, प्रीति यादव, लखनऊ में, अभी ये भी हो गया पुलिस में। समझ रहे ना बात को आप, कि अपने यहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग हो जाता है। बाकी तो खैर ठीक है, लेकिन कुछ अलग ही हो जाता है कि पढ़ लेंगे अब वैकेंसी आएगी। अभी तो हम 18 के नहीं हुए, 18 से 28 के होने में टाइम नहीं लगता, 2 पंचवर्षीय योजनाएं निकल जाती हैं। और क्या, 18 से 28 के होने में टाइम लगता ही नहीं है, आराम से। अभी आप सिंपल सी बात सोचो, पिछली पुलिस भर्ती कब आई थी और सब कुछ हो गया लो, और 25 साल के जो बच्चे बैठे ही इंतजार करते रहे कि पुलिस की भर्ती आएगी, आई और निकल गई, जिनको होना था हो गया। बढ़िया पानी पीते रहो, खाना खाते रहो, बैठे रहो, और कोई रास्ता नहीं है ना अपने पास कि और कोई रास्ता है। अगर और कोई रास्ता हो तो फिर बैठना ही नहीं है, फिर तो उसी रास्ते पे चलो। और क्या भाई, कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हुए कहते हैं अरे हम तो कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे, खेती कर लेंगे, तो पहले से ही करो ना, क्यों परेशान हो रहा है। तो थोड़ा अपन को टाइम का ध्यान रखना, 8 बजे का है ना। हमें लग रहा था मैं लेट हो गया, जब मैं यहाँ आया तो मैंने कहा ठीक है मैं लेट ही नहीं हुआ, सबसे पहले मैं ही आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो गया, आज मैं लेट सोया 5 साढ़े 5 पे, तो 7:30 पे सो के ही उठा ना। तो चलो यहाँ तक डिस्कस हुआ था अपना ये 1813 का चार्टर अधिनियम या फिर चार्टर एक्ट। चार्टर को अपन लोग क्या कहते हैं, राजलेख। चार्टर को राजलेख कहते हैं। 1813 के चार्टर द्वारा क्या क्या हुआ था, पहला तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था। जो व्यापारिक एकाधिकार था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। यानी इस व्यापारिक एकाधिकार को कम कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन के और भी व्यापारिक वर्ग जो है वो भी भारत में आके व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, इस व्यापारिक एकाधिकार को जब कम किया गया तो इसमें 2 चीजें निकल के सामने आई, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन का व्यापार। चाय और चीन के व्यापार किसके साथ होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा। या फिर कहें कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन का व्यापार करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाय और चीन का व्यापार करेगी, बाकी जो व्यापार होगा वो अदर यानी दूसरे व्यक्ति या व्यापारी हैं वो करेंगे। ठीक है, अगली बात यहाँ पे ये भी थी कि जो ईसाई मिशनरियां थी,
ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई, या ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई, और यहीं से ईसाई मिशनरियों का भारत में आना क्या हो गया, शुरू हो गया। ये मार्ग जो बंद था वो इस चार्टर के माध्यम से उस बंद मार्ग को खोल दिया गया। तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ईसाई मिशनरियां भारत में आकर धर्म प्रचार कर सकती थी। इसके बाद 1 लाख रुपए शिक्षा पर रखा गया। ये कहा गया कि अंग्रेज हम इतने बुरे नहीं हैं, हम क्या है बहुत अच्छे हैं, हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, जो दिल है, वो भारतीयों के लिए बिल्कुल तड़प रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, कि भारतीयों को पढ़ाना चाहते हैं, कि भारतीय पढ़ लिख कर क्या हो जाए, हमसे भी आगे निकल जाएं, वो ये कह रहे थे। और इसको लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे, एजुकेशन पर हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, जिससे भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या हो जाए, उसमें आशातीत क्रांति के रूप में आ जाए, आमूल चूल परिवर्तन उसमें दिखाई दे। और इस 1 लाख रुपए के माध्यम से क्या होगा, भारत में शिक्षा की एक नई पटकथा क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। हाँ, शुरू तो पहले से होगी, अभी क्या है कि इसमें विवाद हो जाएगा। अब इन्होंने क्या है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए रख तो दिया कि 1 लाख रुपए हम देंगे, ठीक है, कि खर्च करेंगे हर साल बजट में, और 1 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम थी उस समय की। अब यहाँ पर दिक्कत ये हुई कि ये जो 1 लाख रुपए शिक्षा पर व्यय करने की बात की गई, ये किस शिक्षा पर व्यय होगा। तो यहाँ पर शिक्षा के 2 प्रारूप सामने दिखाई दिए। एक तो यहाँ पर अगर अपन कहें तो आंग्ल शिक्षा, और एक अपन कहेंगे कौन सी, जो भारतीय शिक्षा है ना। भारतीय शिक्षा का मतलब है भारतीय भाषाओं की शिक्षा, और यहाँ पर आंग्ल का मतलब है पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी हो गई, फ्रांस हो गया, फ्रांसीसी हो गई, ठीक है, इन भाषाओं की शिक्षा। हाँ, और यहाँ पर कौन सी भाषा, भारतीय भाषाएं, हिंदी है, संस्कृत है, हिब्रू है, उर्दू है, फारसी है, इनकी भाषाएं, इन पर। अब अंग्रेजों के सामने क्या था, या फिर इनके सामने एक समस्या ये थी कि अगर ये भारत को भारतीय भाषा या फिर इस क्षेत्र की भाषाओं से रूबरू कराएं या इसकी शिक्षा को आगे बढ़ाएं, तो इनको तो ये भाषाएं आती नहीं है, तो फिर इनका पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, मोटिव नहीं है। इनको चाहिए कि वो ऐसी भाषा को लागू करें जो भाषा भारतीय सीखें और हमें ना सीखनी पड़े, और हम उसी भाषा में उनके साथ वार्तालाप करें, वो समझ जाएं हमारी बात, और हम अपनी बात उन तक पहुंचाने में सक्षम हो जाएं। इस 1 लाख रुपए का उद्देश्य ये था कि वो भारत में ब्राउन कलर के अंग्रेज पैदा करना चाहते थे, कि हमारी बात जो अंग्रेजी में हम कहेंगे वो ये समझ जाएंगे, और ये अपनी बात जो मैंने कही वो बात जनता के सामने आगे रख देंगे, जनता भी समझ जाएगी। तो मेरे द्वारा जो रूल एंड रेगुलेशन लागू किए जाएंगे या रूल बनाए जाएंगे, वो रूल आसानी से जनता तक पहुंच जाएंगे और जनता उसको सुनेगी। अभी क्या होता है, अभी वर्तमान में ये है कि अगर कोई योजना शुरू होती है तो तुरंत टीवी पे आती है, इंटरनेट के माध्यम से फोन में पहुंच जाती है, मोबाइल से अपन लोग देखते हैं, और उसको ज़्यादातर हिंदी के माध्यम से उसको बोला जाता है। तो हिंदी क्या है, सब लोग समझ लेते, सब लोग का मतलब ये है कि पूरे भारत में व्यक्ति हिंदी समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये अपन कह सकते हैं। और जैसे ही हिंदी में जब अपन लोग उस भाषण को सुनते हैं तो अपन को लगता है कि हाँ सही है, ये हुआ है, भले ही वो उसके अपन पक्ष में वो अलग बात है। इनके पास तो ये भाषा ही नहीं थी, ये खुद हिंदी नहीं बोल पाते थे, और भारत में इतनी भाषाएं कि अगर महाराष्ट्र में ये शासन करने जाएंगे तो मराठी बोलनी पड़ेगी, है ना, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती, अपने यहाँ तो बुंदेलखंडी है ना। हालांकि उस समय क्षेत्र इतना डेवलप नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक है। तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं कैसे सीखेंगे, अंग्रेजों को तो फिर बहुत ज़्यादा भाषाएं सीखनी थी भारत में रह के। तो इससे बेहतर क्या लगा, उनको ये लगा कि मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मैं अपनी भाषा आपको सिखाऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका विकास होगा, आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे। और दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजी की डिमांड भी थी, क्योंकि जितने भी उस समय पे अपन कहें कि इन्वेंशन हो रहे थे, आविष्कार हो रहे थे, या विज्ञान आगे बढ़ रहा था, वो विज्ञान इसलिए आगे बढ़ रहा था कि मतलब वो विज्ञान जब आगे बढ़ रहा था तो रिसर्च आती थी इंग्लिश में, अपन लोग थे हिंदी संस्कृत वाले। भारत में क्या हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद जो सिस्टम था वो क्या हो गया, वो थोड़ा कड़क हो गया, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उसको लागू करना शुरू कर दिया।
और अपने यहाँ जो शिक्षा पे खर्च होता था, जो पारंपरिक शिक्षा थी, उस पर खर्च नहीं हुआ, जिस वजह से क्या हो गया, अपन पीछे चले गए। अंग्रेजी नौकरी का माध्यम था। अगर आपको नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी आनी चाहिए। आप पंजाब पुलिस का फॉर्म भरोगे तो उसमें लिखा होगा कि पंजाबी आती कि नहीं आती, ठीक है ना, पंजाबी आने अनिवार्य है वहाँ पे। तो सेम सिस्टम है। आप महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी, क्योंकि उनके लोकल लोगों के साथ कम्युनिकेशन किससे होगा, उन्हीं भाषाओं में। अपने यहाँ पुलिस में रहोगे तो आप तो भाषा हिंदी है, तो हिंदी में कम्युनिकेशन होगा। वो तो अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे ना, गरीब व्यक्ति। गरीब का मतलब क्या है, जिनके पास खाने को ही नहीं है, पढ़े लिखे ही नहीं है, वो गरीब भी बोलते अपने यहाँ। तो बिहार में जाओ तो ठेले रिक्शे वाले भी अंग्रेजी बोलते, पढ़े लिखे होते काफ़ी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर शिक्षा का मतलब गरीब से नहीं होता। गरीब का मतलब है कि हमें भाषा नहीं आती, सीधी बात यह है, ठीक है। तो उन्होंने इस 1 लाख को खर्च करने के लिए विवाद हुआ तो दो मुद्दे सामने आए, भैया किस पे खर्च करेंगे। तो अपन यहाँ पे इसको ले सकते हैं कि आंग्ल भाषा की जगह अपन कह सकते हैं पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा से मतलब है जो पश्चिमी देश में भाषाएं चल रही हैं उनकी शिक्षा, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे ले तो भारतीय भाषाओं की शिक्षा में अपन वही कह दें कि जो देसी शिक्षा है वो, ठीक है। तो इस पर विवाद हुआ। विवाद इस पर हुआ तो फिर इस पर एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने अपना निर्णय ये दिया कि भारत का या फिर जो एशिया के इस क्षेत्र का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो अंग्रेजी संस्कृति या ब्रिटिश की संस्कृति के एक तहखाने या अलमारी के बराबर है। ये सिंपल सी बात करें कि ये जो रूम है इसमें 100 अलमारी भरी हैं, और ये क्या है, ब्रिटेन है, और यहाँ पे कल्चर मतलब साहित्य रखा हुआ है। और उस समय अगर कोई कहे कि भारत का साहित्य क्या है, तो अंग्रेज कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये 100 अलमारी हैं, इन 100 अलमारी में से एक अलमारी के बराबर भारत का साहित्य है, तो भारत का पढ़ाया जाए कि ये पढ़ाया जाए। तो लोग कहेंगे ये पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कह के पाश्चात्य शिक्षा को भारत में लागू करने का प्रयास किया। तो पाश्चात्य शिक्षा यानी अंग्रेजी। यहाँ से फिर सिद्धांत आता है फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत का मतलब ये है कि समाज के उच्च वर्ग या बड़े वर्ग को या धनवान व्यक्तियों को पढ़ा दो, और जिनके माध्यम से वो शिक्षा जो होगी, जो वो पढ़ेंगे, वो रिस रिस के नीचे आएगा। अगर आपको अंग्रेजी आती है, आप अंग्रेजी में आपके घर में बोलचाल होती है, तो आपके घर में जो सफाई वाली आएगी, जो खाना बनाने वाली आएगी, बर्तन धोने वाली आएगी, वो भी साल 6 महीने में अंग्रेजी इतनी सीख जाएगी कि आपसे बात कर सके। होता कि नहीं होता है? तो ऐसे होगा। तो ये सिद्धांत था कि हम इस वर्ग को पढ़ा दें जिस वर्ग की शिक्षा का प्रभाव इन निचले वर्गों को क्या हो जाए, आसानी से हो जाए, थोड़ी बहुत वो सीख लें। उद्देश्य केवल था उस वर्ग को, किस वर्ग को, जो अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच में एक मध्यस्थ बना हुआ बैठा था, ठीक है ना। जैसे कि अनुवादक अपन कह सकते हैं, मुझे कोई बात उनसे कहनी है, उनकी भाषा अलग है, मेरी भाषा अलग है, लेकिन मेरी भाषा इनको आती है तो मैं इनसे कह दूंगा, ये उससे कह देंगे, इस टाइप से होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हुआ, आगे चल के भारत में सुधार तो अभी होने शुरू हो गए थे। सुधार जो बढ़ेंगे ना, जब सुधार बढ़ेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, भारतीय भाषाओं का जो फिर से दौर क्या है आएगा। जैसे उस समय की स्थिति वैसे आज की। आज बिना हिंदी के आप यूपी में कोई पेपर पास नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको हिंदी अच्छी आनी चाहिए, है ना कि नहीं। हर पेपर में, यूपी SSSC में तो हर पेपर में हिंदी, और वो हिंदी ऐसे पूछते कि पता नहीं चलता कि हिंदी ये तो पढ़ी नहीं है आज तक अपन ने, ऐसे पूछते। तो ये सिस्टम, तो यहाँ से बात हुई। मैकाले मिनट आता है 1835, 2 फरवरी 1835 को आता है, और ये शिक्षा को यहाँ पर लागू करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। एक पॉइंट ये बचा था, इसको लिख लो, उसी के आगे लिखना ये शिक्षा वाला पॉइंट, जहाँ कल लिख रहे थे उसी के आगे लिखना है एक पॉइंट लिखना। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान रखा गया। 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान रखा गया। एक और पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है इसी एक्ट में, जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं,
स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं, समझ रहे हो क्या होती है? इनको करारोपण करने का अधिकार दे दिया, टैक्स लगाने का अधिकार दे दिया। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से एक प्रावधान ये जोड़ा गया कि जो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं हैं वो टैक्स लगाएंगी। स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं से ऐसी संस्थाओं से होता है जो स्थान विशेष से संबंधित होती हैं और स्थानीय होती हैं। इसमें चुने गए व्यक्ति स्थानीय होते हैं। जैसे अपनी पंचायत में कौन व्यक्ति होते हैं? गांव का ही होता है, एक प्रधान होता है, कुछ अलग सदस्य भी होते हैं, क्या होते जो भी होते हैं, पीटीसी मेंबर इस टाइप से होते हैं अपने यहाँ, है ना। उसकी सहायता के लिए, प्रधान की सहायता के लिए सचिव होगा जो सरकारी होगा। अभी एक फिल्म आई थी वो वेब सीरीज पंचायत, देखी पंचायत? तो पंचायत में सचिव जी काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर रहे। तो वही यही काम बताएंगे ना ये कैसे काम करना है। और अगर अपने स्थानीय संस्था की बात करें तो अपनी नगर पालिका है। नगर पालिका क्या होती है? वार्ड में होते हैं, तो वार्ड का एक प्रतिनिधि होता है जिसको अपन लोग क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। ये सब मिलके क्या है, हर पार्षद अलग अलग वार्ड का विकास करने का काम करता है। नगर पालिका को खर्चा कहाँ से मिलता है? नगर पालिका को पहले नंबर एक पे तो पैसा अपन लोग देखें तो ये कर लगाती हैं संस्थाएं, टैक्स लगाती हैं। जल कर लगा दिया, गृह कर लगा दिया। जैसे अभी घर घर ये सफाई की गाड़ी आ रही है, अगर मान लो कि नगर पालिका के पास पैसा ना हो ये सफाई की गाड़ी भेजने का, तो वो क्या करेगी? वो थोड़ा बहुत टैक्स लगा देगी, 10 रुपये 5 रुपये महीने का एक परिवार पे, जिससे उसका खर्चा निकलने लगे। आपको उस 10 और 5 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10-5 रुपये जब 10,000 परिवारों से लिए जाएंगे तो बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और नगर पालिका उस व्यवस्था को जो चल रही है उसको सुचारू करने में क्या रहेगी? सक्षम रहेगी। भाई गृह कर होता है, जल कर होता है ना। तो ये सब नगर पालिका के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक टैक्स होता है कि जो शव यात्रा जा रही है उस पर कर लगाओ। कोई व्यक्ति मर गया, उसकी शव यात्रा जा रही है, आप अधिकारी हो, आप टैक्स लगाने पहुंच गए, तो ये टैक्स लगा सकते, लेकिन लगाते नहीं है क्योंकि भारतीय समाज थोड़ा अलग नहीं, भारतीय समाज विविधताओं से भरा हुआ है। वो ये कहेंगे कि हमारा जो व्यक्ति मर गया तुम्हें टैक्स की पड़ी है, इसको रखो साइड में, पहले इसी को फूंक के आते हैं जो टैक्स मांग रहा है ना, उसके बाद देखेंगे। ये पंचायतों में अपन देखते हैं मेला लगता है, हर हफ्ते लगता है, जो है ना, बाजार लगता है जिसको कहते हैं बाजार लगा हुआ है, हर हफ्ते ही तो लगता। हाट का बाजार जिसको कहते हैं, सब्जी अभी सब बिकता वहाँ पे उस बाजार में, कपड़े से लेके हर चीज़ बिकती है उस बाजार में, हफ्ते में एक बार लगता है। अब तो खैर शहर से कनेक्टेड ज़्यादा हो गए तो लोग आते जाते रहते, संसाधन बढ़ गए, लेकिन ये मेले, इन मेलों की ज़मीन जो रहती है वो पंचायत की रहती, जहाँ पर लगते हैं, तो पंचायत टैक्स लगा सकती। लेकिन सामान्य तौर पे कहीं कहीं लगा भी देते, कहीं कहीं लोग लेते भी नहीं है। क्यों नहीं लेते? प्रधान कहता है कि चलो गांव के ही व्यक्ति हैं, इनसे क्या 5-5 रुपये लेना है। अगर 5-5 लेगा तो प्रधान से लोग क्या कहेंगे? एक ऐसे प्रधान है, छोटा प्रधान है, 5-5 लाख 5-5 रुपये ले रहा, अगली बार हरा देंगे इसको, है ना। तो वो लेता नहीं है, वो कहता है क्या 100-200 रुपये ले। हर गांव में आप देखना कि वो बना देते, चबूतरे टाइप के बना देते बैठने के लिए। कई जगह तो मैदान रहता है, साफ सफाई रहती है, वहीं पर बैठ के व्यापार होता है। यही स्वायत्त शासी संस्थाएं कहती हैं जो अपना खर्चा खुद निकालती हैं, जो अपना खर्चा खुद निकालती हैं। जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओ 2-3 साल में, और जब मान लो कि नौकरी नहीं लगी तो फिर आप कहीं ट्यूशन पढ़ाने जाओगे, कहीं कुछ करोगे, तो आप खुद का खर्चा खुद निकाल रहे हो। इसी को कह सकते हैं अपन कि अपना खर्चा खुद निकालना। तो ये संस्था है अपना खर्चा खुद। इसके बाद जो राज्य वित्त आयोग होता है वो पैसा देता है, लेकिन वो अभी देता है, पहले ये व्यवस्था नहीं थी। तो स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं थी, इनको करारोपण का अधिकार दिया गया, करारोपण का अधिकार दिया गया। तो लिख लेना, लास्ट पॉइंट है, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार प्रदान किया गया। करारोपण भी टैक्स लगा ना, टैक्सेशन, करारोपण का अधिकार प्रदान किया गया। हाँ, टैक्सेशन लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। करारोपण का अधिकार प्रदान किया गया। देखो इकोनॉमी इतनी कठिन है नहीं, वो शब्दों से कठिन लगती है। राक्षस होते थे पहले, कैसे बड़े बड़े भयंकर नाम होते थे, लेकिन मारे जाते थे। ऐसे ही है यहाँ पे कि ये शब्द क्या है, ये परेशान करते कि पता नहीं क्या है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये चीज़ें इतनी, ठीक है, एक हेडिंग देना, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम या राजलेख, 1833 का चार्टर अधिनियम या राजलेख,
1833 का चार्टर अधिनियम या राजलेख। अब देखना इसमें क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ये कहा गया कि 1833 का जो राजलेख है, चार्टर अधिनियम है, इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या होगा, यही कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी अब बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इससे एक शब्द निकल के आता है कि अब भारत में क्या हो गया, केंद्रीकरण हो गया। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है अधिकार बहुत से लोगों के पास है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधिकार को बांटना, कि कुछ अधिकार हमारे पास, कुछ आपके पास, कुछ उनके पास। अगर ये सारे अधिकार मैं ही रख लूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये केंद्रीकरण हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन इसको अपन लोग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक तो थोड़े बहुत अलग अलग थे, लेकिन ये पूरे भारत का हो गया, तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति क्या हो गई, सामने आ गई। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक, जो व्यापार को सीमित किया गया था, उसको खत्म कर दिया गया कि अब कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होगा। अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करेगी, व्यापार नहीं करेगी, ये यहाँ पर कहा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, राजनीति करेगी। व्यापार करने के लिए अलग हैं, वो व्यापार करेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, राजनीति करेगी। यानी व्यापारिक एकाधिकार को 1813 के चार्टर द्वारा सीमित किया गया, 1833 के चार्टर द्वारा क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया कि अब कंपनी चीन और चाय का व्यापार भी नहीं करेगी, खत्म व्यापार। अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी केवल राजनीतिक कार्य करेगी। राजनीतिक कार्य करेगी कंपनी। अब देखो, गवर्नर जनरल जो है उसको विधिक परामर्श करने के लिए, विधिक परामर्श का मतलब क्या होता है, कानूनी सलाह के लिए। अभी तक गवर्नर जनरल के पास कोई व्यक्ति नहीं था जिससे वो कानूनी सलाह ले सके। अब ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को अगर कानूनी सलाह चाहिए तो उसके लिए उसकी परिषद में एक चौथे सदस्य की नियुक्ति कर दी गई, और ये कौन होगा, ये विधि सचिव होगा या विधि सदस्य होगा। हाँ, कानूनी सलाह देगा, विधि सदस्य होगा। गवर्नर जनरल जब भी कानूनी सलाह मांगे ये उसको देगा। भारत में वर्तमान में सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता राज्य में देता है तो बात तो सही है आपकी। ठीक है, अगर राज्य सरकार को कानूनी सलाह चाहिए तो महाधिवक्ता होगा आर्टिकल 165 के द्वारा, वो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा, यानी राज्य सरकार का वकील होगा। अगर भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह चाहिए तो महान्यायवादी होगा, आर्टिकल 76 भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देगा। ठीक है, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वह संसद की कार्रवाई में वोटिंग नहीं कर सकता। वो संसद की कार्रवाई में बैठ सकता है, भाग ले सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है, लेकिन वोट नहीं करेगा। वोट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी अगर अपन कहें तो यही व्यक्ति आगे चल के क्या बनेगा, महान्यायवादी। यही पद जो है वो क्या होगा, आर्टिकल 76 के अधीन हमारे सामने संविधान में दिखेगा कि भैया एक चौथे सदस्य। और ये जो व्यक्ति बना, विधि सदस्य बना, इसका नाम था लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले
अपन ऐसे कहेंगे इसको कि विधियों के संहिताकरण के लिए। विधियों का संहिताकरण क्या होता है? जैसे अभी अगर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले CRPC ये नई बन गई सब कुछ, है ना, तो इनका संहिताकरण हो गया, है ना। हाँ, नए उसमें शामिल हो गई वो, है ना, कि नए रूप में सामने आ गई, धाराएं वगैरह क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ऐसी विधियों के संहिताकरण के लिए यहाँ पर एक आयोग बना दिया गया था कि वो क्या करेगा, भारत में कानून बनाएगा कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो वो किस कानून के अंतर्गत आता है, किस धारा के अंतर्गत आता है, ये व्यवस्था यहाँ पर की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। पहला तो ये, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया या घोषित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यही थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार जो बचा हुआ था थोड़ा बहुत, जो किसका था, जो चीन और चाय के साथ था, अब पूरा खत्म, टोटल खत्म। अब कंपनी व्यापार नहीं करेगी, अब कंपनी क्या करेगी, राजनीति करेगी। ठीक है, ये चौथे सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे मेंबर के रूप में एक विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान यहाँ पर किया गया। ठीक है, ये फैक्ट इसमें थे। ठीक है, लिख लिए कि लिखाने हैं? लिख लिए? लास्ट वाला लिखना। गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में, गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सहायता के लिए चौथे सदस्य ब्रैकेट में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सहायता के लिए चौथे सदस्य, चौथे किसकी? नहीं, ये तो संहिताकरण वाली अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले करेगा, वो लॉर्ड मैकाले करेगा। हाँ, तो मेंबर तो यही है ना, व्यक्ति 7 थे यहाँ पर मेंबर। पेपर में ये नहीं आता कि चौथा कौन था, विधि सदस्य आता है पेपर में। ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले, अभी हम लिखाएंगे उसका पॉइंट। ठीक है, चौथे सदस्य विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। अगला पॉइंट लिखना, विधियों के संहिताकरण, ये लिखा है, विधियों के संहिताकरण। विधियों के संहिताकरण के लिए, संहिताकरण के लिए विधि आयोग, विधि आयोग की नियुक्ति की गई या स्थापित किया गया, गठन किया गया, कोई भी एक ही चीज है, विधि आयोग का गठन किया गया, विधि आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, लॉर्ड मैकाले को। अगला पॉइंट इसमें यह है कि 1833 के चार्टर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा, दास प्रथा गुलाम बनाना। बाहुबली देखी, कटप्पा, कटप्पा क्या था, गुलाम था। गुलाम नहीं था, वो कहता कि हम गुलाम है, चाहे राजा अच्छा करे चाहे राजा बुरा करे, वो सिंहासन का गुलाम था, यानी उस व्यक्ति का गुलाम था जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठेगा। वो तो बाद में किया था ना कटप्पा ने। हाँ, ये दास प्रथा 1843 में खत्म हुई। दास प्रथा का मतलब होता है गुलाम बना के रखना किसी व्यक्ति को, है ना। गुलाम नहीं बना सकते, इंडिविजुअल को गुलाम कैसे बनाएंगे?
1833 के चार्टर द्वारा 1843 में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया। 1833 के चार्टर द्वारा 1843 में दास प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म। अगर अपन कहें 1929 में सती प्रथा खत्म हुई थी कि 1829 में? 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो अगर अपन चार्टर की बात करें तो 1813 का चार्टर आ जाएगा, क्योंकि 1829 का टाइम पीरियड किसके अंतर्गत आता है? 1813 के चार्टर के अंतर्गत। तो उसके अंतर्गत पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो दास प्रथा की समाप्ति 1843 में हुई और किसके द्वारा की गई? 1833 के चार्टर द्वारा की गई। इसमें एक धारा थी, धारा 87 भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, है ना। आर्टिकल 15 ही तो कहता है कि धर्म, जाति, जन्म, मूलवंश और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहाँ पर धारा 87 यही बात करती थी। 1833 के चार्टर अधिनियम में जो धारा 87 थी, ये धारा 87 यही बात करती थी कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा धर्म के आधार पर या फिर कहें जन्म स्थान के आधार पर। इस टाइप से पॉइंट बना के लिखना है इसमें, लिखना धारा 87 के अनुसार, धारा 87 के अनुसार कंपनी के अधीन, धारा 87 के अनुसार कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश और रंग, मूल वंश और रंग के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। धर्म का मतलब क्या है? कोई भी धर्म हो आपका, उस आधार पे आपको अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा नौकरी देने में। कहाँ पर? कंपनी में। जन्म स्थान, आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, भारत में या भारत के बाहर, ठीक है। मूल वंश का मतलब क्या है? आपके माता पिता भारतीय हो या ना हो, आपके जो पूर्वज हैं वो कहीं के हों, कोई मतलब नहीं होगा। रंग का मतलब क्या है? कलर, ठीक है ना, कि रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। रंग के आधार पर भेदभाव हमें कहीं कहीं दिखाई, थोड़ा बहुत अभी भी दिखाई दे जाता है ना। वो गाना नहीं है कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, नहीं कहते कि राधा क्यों गोरी और मैं क्यों काला, इस टाइप से। और वो एक गाना है कि हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, मतलब क्या होगा? काले व्यक्ति दिल वाले नहीं होते क्या? या काले व्यक्ति ठीक नहीं होते क्या? होता कि नहीं होता है? इसको अपन लोग कह सकते हैं रंग भेद, है ना। रंग भेद, गोरा चलेगा भले ही दिल का काला हो, यही तो कहने का मतलब है कि गोरा चलेगा लेकिन दिल का काला हो। ये तो रंग भेद नहीं होगा, अभी भी नहीं होता है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी रंग भेद के लिए। नेल्सन मंडेला खत्म हो गए कुछ समय पहले ही, एक्सपायर मतलब स्वस्थ धार गए, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी रंग भेद के लिए। रंग भेद क्या है? बहुत बड़ी बुराई है, ठीक है। कि तो यहाँ पर कहा गया कि भैया रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सरकार कहे कि हम तुम्हें नौकरी है, तुम गोरे हो, और गोरे तो आज़ादी के पहले से ही बेवफा है। भाई बेईमान तो रहे अंग्रेज, वो गोरी तो कहते थे अंग्रेजों को, क्या कहते थे, है ना। तो तुम गोरे हो हम नहीं देंगे, तुम काले हो हम नहीं देंगे, ऐसे कहे चलेगा? ये नहीं होगा। तो अभी भी आप देखना ये व्यवस्था है, आप किसी को बोल दो वो तुम्हारी रिपोर्ट कर दे कि ऐसे बोल रहा है रंग पे, तो लेने के देने पड़ जाए फिर आपको, ठीक है। मजाक में तो बोल सकते, अपने दोस्त से बोल देते,
है ना। अगर आप काने को काना कहोगे तो कैसे चलेगा, अंधे को अंधा नहीं कह सकते ना। तो विकलांग व्यक्ति है उससे, विकलांग व्यक्ति के भी मौलिक अधिकार समान है जो अपने हैं। अभी हमने कल परसों के अखबार में पढ़ा था कि कहाँ पढ़ा था कि मौलिक सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा की है कि विकलांग के लिए आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उसके मौलिक अधिकार आपके मौलिक अधिकार समान है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये धारा आगे चल के संविधान में आर्टिकल 15 बन जाएगा। एक फिल्म भी आई आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की, अगर देखी हो तो। देखी है? नहीं देखी। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखी है? नहीं देखी? नहीं तो ध्यान में रखना ये चीज़ें इसमें आई थी, ठीक है। एक हेडिंग देना 1853 का राजलेख, 1853 का राजलेख, एक हेडिंग देना 1853 का राजलेख। (1853) का राजलेख, (1853) का राजलेख। देखना, गवर्नर डलहौजी था इस समय। डलहौजी ने डिमांड की थी कि थोड़े बहुत सुधार किए जाएं, या डलहौजी के आधार पर ही, डलहौजी की डिमांड के आधार पर ही शायद इसको प्रस्ताव या पारित किया गया, ठीक है। तो इस समय डलहौजी था, ठीक है। डलहौजी के सिस्टम थोड़े अलग थे। तो डलहौजी कहा जाता है कि लिखा भी किताबों में ऐसा ही है कि डलहौजी और सरकार भी चाहती थी कि रिफॉर्म आए, क्योंकि हर 20-20 साल के दायरे में सरकार रिफॉर्म लेके आ रही थी। 1813 का चार्टर, फिर 1833 का चार्टर, अब 1853 आया तो 53 का चार्टर, फिर 73 का चार्टर आता। लेकिन 1857 में क्रांति हो गई तो 1858 का अधिनियम लेकर आना पड़ा, ठीक है। हाँ, 1858 में 57 की क्रांति में ये था कि हम व्यवस्था को चेंज कर देंगे, हम लोकतंत्र नहीं लाएंगे, हम जो हमारा राजा है वही राजा बन जाएगा। या फिर अपन कहें कि घड़ी की सुइयों को विपरीत दिशा में मोड़ने का ये प्रयास था, ठीक है। सब लोग अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। हालांकि बीडी सावरकर ने इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, और यहीं से अंग्रेजी शासन क्या होगा, पूरी तरह से सत्ते में आ गया था। उसको लगा, उसको वो समझ गया था कि अगर इनमें एकता होती तो अब तक तो हम निकल चुके होते यहाँ से, अब तक तो हमें भारत छोड़ना पड़ता। हर एक व्यक्ति यहाँ पर क्या था, ठीक ठाक था और सही से लड़ रहा था। 1853 का चार्टर, इसमें 2-3 पॉइंट है, ज़्यादा नहीं है, इससे 53 से कम ही आते क्वेश्चन, ठीक है। लिखना, हाँ ऐसे आते हैं। 18 इसमें लिखना कि डलहौजी कौन था, गवर्नर जनरल था 1853 के चार्टर में। हेडिंग देना 1853 का चार्टर अधिनियम। लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार के लिए, लॉर्ड डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार के लिए, कंपनी के शासन में सुधार के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में इसे पारित किया गया, के संदर्भ में इसे पारित किया गया। लाइन चेंज करना, लाइन चेंज, इसके अनुसार लाइन चेंज करके, इसके अनुसार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया तथा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया तथा भारत के लिए
भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय, एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई, तथा इसमें विभिन्न क्षेत्र व प्रांतों के विभिन्न क्षेत्र और प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ये लिखा है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? एग्जाम्पल लेके चलते हैं अपन। मान लो सरकार कह रही है या संसद कह रही है कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाएंगे, बुंदेलखंड को एक राज्य बनाएंगे, तो संसद बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसद अगर ये कहे और बेहतर राज्य बनाने के लिए, अच्छी बातें मानने के लिए संसद कहे कि हम बुंदेलखंड के कुछ लोगों को नियुक्त करेंगे, नामित करेंगे कि वो हमें बताएं कि बुंदेलखंड राज्य का गठन कैसे करना है, किन किन क्षेत्रों को शामिल करना है, आगे कैसे डेवलपमेंट होगा, तो बुंदेलखंड के कुछ व्यक्ति जाएंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि बुंदेलखंड के लोगों की भी राय यहाँ पर ली गई है और ये बेहतर होता है, ये बहुत शानदार कार्य होता है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय व्यक्तियों को शामिल किया गया और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आया कि हम जो विधान परिषद बना रहे हैं उस विधान परिषद में आपके क्षेत्रीय प्रांत का व्यक्ति भी होगा, ठीक है। लेकिन जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद द्वारा जो निर्णय लिया गया उस निर्णय पर गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया। अगर विधान परिषद कोई नियम बनाए और गवर्नर जनरल चाहे कि वो नियम लागू नहीं करना है तो वो वीटो कर सकता है, वो नियम खत्म हो जाएगा। वीटो का मतलब क्या है? आपने बहुत प्लानिंग कर ली कहीं जाने की, सब तैयारी है, बस पापा से पूछना है, और घर पहुंचे और पापा ने मना कर दिया और ने कहा मना मतलब मना, फिर तुम क्या कहोगे? कुछ नहीं, बैठ गए, है ना। तो यही यहाँ पर कि विधान परिषद ने भले ही जो कुछ भी कर रही हो, जो नियम बनाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन गवर्नर जनरल अगर वीटो कर देगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से गवर्नर जनरल के पास वीटो का अधिकार आता है। जैसे अपने राष्ट्रपति के पास वीटो के कुछ अधिकार हैं, वही अधिकार यहाँ पर सामने आए और धीरे धीरे करके वो क्या होगा, डेवलप हो गए, तो हमें आज दिखाई देते हैं। तो गवर्नर जनरल के पास क्या था? वीटो का अधिकार। लिखना, इसी लाइन में लिखना। लेकिन क्या आप लिख नहीं रही ना? आप किताब पे लिख रही हैं, आपको कॉपी पे लिखना चाहिए। अच्छा, नहीं, अच्छी बात है। अब जब आप ऐसे लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा ना। जैसे अपन ने ये कहा, जैसे ये पॉइंट अपन ने बनाया, तो अपन ने ये कहा कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। इस 12 सदस्यीय विधान परिषद में क्षेत्र और प्रांत के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। अब ये जो निर्णय लेगा, इस निर्णय पर गवर्नर जनरल वीटो कर सकता है। अपन ये बात कह रहे हैं, इतना आसान तो है, ठीक है ना। इसमें लिखना गवर्नर जनरल जो क्या है कि हम बोलते हैं मन से, पढ़ के आते हैं 2-3 बार, फिर बोलते हैं, कई बार क्या होता है का की के थोड़ा इधर उधर हो जाता है और फिर दोबारा बोलने में हमें दिक्कत होती है।
हम बोल तो देंगे, लेकिन क्या है कि हमने बोला कुछ, वहाँ पे क्या बोल दिया, की बोल दिया, अगली बार बोलेंगे तो मैं था हो जाएगा, ऐसे हो जाता है ना। तो फिर तुम कहोगे अरे यहाँ ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी दिया गया, वीटो का अधिकार भी दिया गया। अभी देखो एक चीज और, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी की नियुक्ति होती थी ना, वो नामजदगी होती थी। नामजदगी का मतलब है आपका नाम लिख के दे दिया, जाओ इनकी नौकरी लग गई, जाओ, ऐसा हो गया। अब ये नामजदगी अलग कर दिया गया। अब अगर आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करनी है तो पेपर होगा, परीक्षा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर परीक्षा का भी काम क्या हुआ, सामने हुआ, ठीक है। नामजदगी का मतलब यह है कि आपको भेज दिया कि जाओ हमारा बोल देना नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, और लग गई। लेकिन अब नहीं, अब क्या है, कंपटीशन बढ़ा। जब कंपटीशन बढ़ा तो नामजदगी की जगह क्या हो गई भैया, पेपर होगा, और पेपर के आधार पे नौकरी मिलेगी। लिखना, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति, कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार नामजदगी की जगह, ये लिखा है, नामजदगी की जगह प्रतियोगी परीक्षा को बनाया गया। नामजदगी की जगह प्रतियोगी परीक्षा को बनाया गया। नामजदगी की जगह प्रतियोगी परीक्षा को बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षा को बनाया गया, यानी अब पेपर होगा, सीधी बात, ठीक है। अभी रेलवे में आज से 10-20 साल पहले नौकरी लगती थी ना, ग्रुप डी में लग जाती थी, हाँ ऐसी लग जाती थी नौकरी ग्रुप डी में। उन्होंने कहा कि ये बोरी उठा के ले जाओ उतनी दूर, ले गए, लग गई, ठीक है। हमारे चाचा ने कई बार छोड़ दी तो पापा ने फिर लगवा दी। हमारे फूफा जी पहले रेलवे में थे दोनों, फिर वो टीचर हो गए। तो टीचर का मतलब क्या है, गांव के गांव में नौकरी, तो गांव चले गए, ये हुआ, ठीक है। तो पहले ही आधार थे, अब नहीं है, अब लग जाएगी। अब तो तुमसे वो विज्ञान पढ़वा लेंगे पूरा, तुम्हें न्यूटन बना देंगे, तुम्हें डार्विन बना देंगे, तुम्हें आइंस्टीन बना देंगे, उसके बाद तसला फेंकवाएंगे, उसके बाद कहेंगे फावड़ा उठा लो चलो ग्रुप डी में, यही है ना, पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि वो ग्रुप डी में प्री और मेंस कर दें आगे चल के, कि प्री भी होगा मेंस भी होगा, है ना। अब आगे कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। नहीं देखो, दरोगा में तो होना ही चाहिए, प्री मेंस होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पद है। अभी कांस्टेबल देख रहे हैं कितना चला, पेपर ही वो, उसके बाद फिर ये दौड़, फिर फलाना फिर ठिकाना। एमपी में तो फिजिकल जो होता है ना पुलिस का, हार्ड होता है, लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होती है। अपने यहाँ तो केवल दौड़ होती, केवल दौड़ी होती ना अपने यहाँ, दौड़ गए तो दौड़ गए, नहीं तो ठीक है। वहाँ तो लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, पता नहीं क्या क्या होता है, गोला फेंक भी होता है कि एमपी पुलिस में यहाँ गोला भी फेंकना पड़ता है, गोला फेंक अपने यहाँ नहीं होता, पैसे भी कम लगते हैं, अब वो नहीं पता। लेकिन सामान्य तौर पे ये है कि अपने आप तो फिजिकल फिर भी ठीक है। क्या वहाँ का तनख्वाह बेसिक पे, हाँ तो पे के आधार पर, अब ये नहीं पता हमें कितना है। नौकरी तो नौकरी है। एक लड़का है गुप्ता है, उसकी लगी अभी इसमें कोर्ट में, ग्रुप डी में लगी है ना। तो उसकी दुकान है नजाई में, बहुत अच्छी दुकान चलती है, वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये दिन कमाता होगा दुकान से, लेकिन फिर भी 26-27 हज़ार की नौकरी क्यों कर रहा। 25 हज़ार रुपये दिन कमाने वाला भी, 20 हज़ार रुपये दिन कमाने वाला भी 25 हज़ार महीने की नौकरी कर रहा, क्यों, बेरोजगारी का तमगा अलग करने के लिए कि बेरोजगार नहीं है। बहुत शानदार दुकान चलती है उसकी, बड़ी दुकान है थोक की, लेकिन फिर भी। तो अभी कुछ समय पहले पकड़ा गया था, तो सुना था कि डुप्लीकेट टोस्ट बना रहा है किसी और के नाम पे, अब पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन ये है। तो नौकरी है। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम।
देखो अंग्रेजों ने इतना विकास कर दिया अपने देश में, इतना अपन को आगे बढ़ा दिया कि अपन लोग चांद पे पहुंच गए। अपन को लगा कि कहाँ आ गए भैया, हमें तो भारत में ही रहना है, वही गांव में रहना है, शहरों में रहना है, भूखे मरना है, इतना विकास नहीं करो। कहने का मतलब ये था कि अंग्रेजों ने जब से भारत की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आई, भारत की स्थिति और दयनीय होती चली गई। दिन ब दिन देश स्थिति क्या हो गई, बिगड़ती चली गई। इन सब सुधार का उद्देश्य केवल और केवल इतना था कि अंग्रेजी हितों की पूर्ति पूरी की जाए, और किसको दांव पे रखकर, भारतीय हितों को दांव पे रखकर। अगर आपसे कुछ उनको फायदा मिल रहा है तो वो लेंगे। अपने यहाँ का कपास जाएगा इंग्लैंड जाएगा, इंग्लैंड में क्या बनेगा, शर्ट बनेगा, कपड़े बनेंगे, वही कपड़ा भारत में आके बिकेगा महंगा। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक आंदोलन वो चला, एक ट्रेंड की बायकॉट चाइना, चाइना को बायकॉट करेंगे, चाइना की कोई वस्तु नहीं खरीदेंगे। चाइना ने एक टी शर्ट बनाई, उस पर लिख दिया बायकॉट चाइना, अमेरिका को फिर से हम मजबूत देश बनाएंगे। वो 1 लाख टी शर्ट बिक गई अमेरिका में, और चाइना का बायकॉट कर रहे हैं, उसी की टी शर्ट खरीद रहे हैं, वही पहन के। अब सोच लो आप, जिसका विरोध करना है उसी के कपड़े पहन के विरोध कर रहा है उसी का, तो उसने तो व्यापार देख लिया ना, उसमें नहीं देख लिया, उसने अपना व्यापार कर लिया और बायकॉट हो रहा है। तो ये यहाँ पर क्या था, भारत के जितने भी संसाधन थे वो सभी संसाधन ब्रिटेन के पास जा रहे थे, और उन संसाधन से भारत दिन ब दिन गरीब हो रहा था, और ब्रिटेन दिन ब दिन क्या हो रहा था, इंग्लैंड दिन ब दिन अमीर हो रहा था। भारतीयों के पास खाने को नहीं बचा। कल तक जो हमारे राजा महाराजा बड़े ठाट बाट से रहते थे, अब स्थिति ऐसी आ गई कि वो भीख मांगने पर उतारू है, कुछ था ही नहीं, सब खत्म। आपके गांव का मुखिया है, भले ही वो जैसा भी हो, लेकिन विपरीत समय में गांव के लोगों की मदद तो करता ही है, भले ही वो जैसा भी हो। लेकिन जब वही बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो व्यक्ति उसके समर्थन में खड़े होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। उनको लगेगा कि यार हमारा ही तो है, भले ही वो जैसा चाहे हो, लेकिन अंत समय में मदद तो यही करता है। तो भारतीय जो राजा महाराजे रजवाड़े थे, ये सब क्या होगा, धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए, और जब बर्बाद होते चले गए कुछ नहीं बचा इनके पास। यहाँ पर जो कंसेप्ट था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत की नीति वगैरह जो था, या फिर अपन कहें बैली जली की सहायक संधि, और फिर डलहौजी की व्यपगत नीति, इन सिद्धांतों ने क्या कर दिया, भारतीय राजाओं से उनके क्षेत्र छीन लिए। भारतीय राजाओं से क्षेत्र छीने गए, भारतीय नागरिकों से उनके अधिकार छीने गए। कल तक जो गांव संपन्न थे, आज वो गांव किस पर डिपेंड हो गए, शहरों पर डिपेंड हो गए। अंग्रेज आने के बाद सबसे बड़ी समस्या हुई कि उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। गांव जो थे वो आत्मनिर्भर थे, अपना उत्पादन करते थे, अपना खाते थे, उन्हें शहर में आने की आवश्यकता थी ही नहीं। अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने गांव की अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया, गांव की अर्थव्यवस्था को तोड़ा। तो गांव के व्यक्ति निकल के गांव से कहाँ पर आए, शहर में आए। और जब गांव के व्यक्ति निकलकर शहर में आएंगे तो उनको रोजगार चाहिए। रोजगार कौन सा मिलेगा, वही मजदूरी। और मजदूरी कैसे मिलेगी, कम मजदूरी देंगे, काम ज़्यादा कराएंगे, वेतन कम देंगे। और जब आप किसी व्यक्ति से काम ज़्यादा कराओ, वेतन कम दो, तो फायदा किसको होगा, आपको। और आप जो उत्पादन करोगे वो उत्पादन की लागत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उत्पादन जो होगा वो डबल होगा, जिससे आपको व्यापक फायदा होगा। धीरे धीरे करते करते ये व्यवस्थाएं पूरी तरह से फैली, और जब ये व्यवस्थाएं पैठ कर गई तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, और यही विरोध हमारे सामने 1857 की क्रांति के रूप में सामने आता है। 57 की क्रांति इतनी भयानक क्रांति थी, अपन कहें इतनी खतरनाक क्रांति थी, और इसको आमूल चूल परिवर्तन करने वाली क्रांति भी कहा गया। सामान्यतः क्रांति की परिभाषा ही यही होती है, आमूल चूल परिवर्तन करना। आमूल चूल परिवर्तन का मतलब होता है पूरे व्यवस्था को चेंज कर देना। इस क्रांति का उद्देश्य भी यही था। हर व्यक्ति अपने स्तर पे लड़ रहा था, भले ही अपने अपने राज्य के लिए थे, लेकिन अपने स्तर पे लड़ रहे थे। 57 की क्रांति इतनी खतरनाक क्रांति थी कि अंग्रेजों को ये लगा कि अगर ऐसी क्रांति एक और होगी तो हमें भारत छोड़ना पड़ेगा। 57 की क्रांति के असफल होने के कुछ कारण ये थे कि इन नेताओं में एकता की कमी थी, सब अलग अलग लड़ रहे थे, अपने अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। दूसरी, इनके पास वो संसाधन नहीं थे। अंग्रेजों के पास हथियार वगैरह सब कुछ थे, इनके पास संसाधन नहीं थे। भारतीय जो सैनिक थे ना, अब वो क्या हुए, वो युद्ध कर नहीं रहे थे, तो पड़े थे, केवल निष्क्रिय हो चुके थे। उनके सामने कुछ ज़्यादा वो था नहीं, प्रैक्टिस वगैरह हो नहीं रही थी, उनकी ट्रेनिंग हो नहीं रही थी। तो अंग्रेजी जो सेना थी वो कह सकते हैं कि डिसिप्लिन में थी, और भारतीय सेना ऐसी थी, तो वो क्या हो गए, हार गए। ठीक है, तो इन कई कारणों से ये विद्रोह क्या हो गया, असफल हो गया। लेकिन इसने क्या कर दिया, एक व्यवस्था को चेंज करने का प्रयास किया,
और इसी आधार पे अंग्रेजों ने अपन कहे ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या किया, पास किया। और 1858 का भारत सरकार अधिनियम जो था इसने काफी कुछ बदल के रख दिया। 1857 की जब क्रांति हुई तो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ये क्रांति के बाद भी यही रहेगा, ठीक है। इसमें पॉइंट बना के लिखना। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, हाँ लिखना है भैया। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। और 1857 जैसा विद्रोह हो गया। 1857 जैसा विद्रोह या 57 का विद्रोह हो गया। ये इतिहास में पढ़ते डिटेल में। 57 का विद्रोह हो गया। इस अधिनियम द्वारा, किस अधिनियम द्वारा? 1858 के, लिखना 1858 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। तथा भारत के राज्य सचिव तथा, इसको खत्म कर देंगे, ठीक है, तथा भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये अलग है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अभी क्या था, अभी सिंपल सी बात समझना। हाँ तो वायसराय, इसके बाद पॉइंट लिखेंगे ना अपन, इसके बाद पॉइंट लिखेंगे। देखो ब्रिटिश संसद है, उसके ऊपर महाराजा या महारानी ब्रिटेन की, फिर संसद, फिर ये, इसके बाद भारत में वायसराय। तो जो वायसराय होगा वो भारत में, जो सचिव होगा वो इंग्लैंड में बैठेगा। ये क्वेश्चन आ चुका कई बार, कहाँ बैठेगा? इंग्लैंड में बैठेगा, ठीक है। इसमें रखना अगला पॉइंट। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। हाँ, लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय होंगे और अंतिम गवर्नर जनरल होंगे। वायसराय का नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया। सॉरी, गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। पहले गवर्नर 1833 के द्वारा क्या हुआ? गवर्नर जनरल बना भारत का। अब इसका नाम क्या कर दिया? वायसराय। तो कौन हो गया? लॉर्ड, वो थे क्या नाम? लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएंगे? भारत के प्रथम वायसराय। और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही। तो कल करेंगे इसके आगे डिस्कस, ठीक है। पढ़ लेना थोड़ा, पढ़नी अपन को लूसेंट, एक ही किताब है कोई भी हो, उसको और नोट्स को बार बार, ठीक है। एक देखो मार्केट में किताब आती करंट अफेयर की, इस टाइप की, घटना सार नाम। आप पढ़ रहे हो तो अलग बात है, कोई भी हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ये ठीक किताब है, अच्छी किताब है। 6 महीने की है पिछले, तो ले सकते हैं। 90 रुपये की आती है कि 80 की आती है, हमें नहीं पता कितने की है। ये इस टाइप की, ठीक है। तो करंट अफेयर ठीक रहेगा।
और जब अपन को क्या कहते हैं उससे कि जब अपन को